So students, see the question number. Practical question from DK 12 book. तो हम लोग यहाँ फॉर्मेट बनाते हैं और ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर लो आप लोग। यहाँ एक ही अकाउंट, एक ही एक्टिविटीज है, तो टॉप पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था बेटा आप सभी लोगों को कि इफ वी आर टोल्ड टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज and balance sheet or statement of your whatever is given, we should start from net profit before tax. Now, so here we will write net profit before tax. Question number 1414 before tax, but we should write note number. कैसे हमारा ये आया ये हमें दिखाना पड़ता है। उसके लिए मैंने बोला था जहाँ कैश फ्लो बनाओगे उसके ठीक नीचे यानी कि दूसरे पेज पे आप करो। तो मैं यहाँ भी बना रहा हूँ, मैं इरेज कर दूंगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे नोट नंबर 1। ठीक है, नोट नंबर 1 एनपीबीटी या एनपीबीटी लिखकर नोट नंबर 1 लिख सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने बताया था पीआरडीटी, पीआरडीटी यानी प्रॉफिट रिजर्व। तो ये कहाँ मिलता है? देखो, प्रॉफिट एंड रिजर्व देखा जाए तो दो अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही है। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम में मिलेगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाओ, बैलेंस शीट में देखो शेयर होल्डर्स फंड के ठीक नीचे शेयर कैपिटल और फिर रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। करेंट ईयर में इट इज गिवन 1,70,000 एंड प्रीवियस ईयर में इट इज गिवन 80,000, लेकिन उसके सामने नोट नंबर भी दिया हुआ है 1 दिया है, नोट नंबर भी दिया है 1 ही है। सो अब नोट नंबर 1 चेक करो, बैलेंस शीट के ठीक नीचे कहीं दिया होगा। सो बैलेंस शीट के ठीक नीचे देखो दूसरे पेज पे नोट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया है। तो आपको मैंने बताया था पीआरडीटी में प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस है वो कैसे लिखते हैं, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये बताया था मैंने आप लोगों को। सो देखो करेंट ईयर कौन सा है, 50,000 है। करेंट ईयर में कितना है, 50,000 है। मैं समझाने के लिए यहाँ करेंट ईयर प्रीवियस ईयर में लिख दिया हूँ, इसको हटा देता हूँ, वहीं पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। करेंट ईयर की जो प्रॉफिट है 18 का 50,000 है पॉजिटिव। अब माइनस का साइन लगाते हैं प्रीवियस ईयर। सो प्रीवियस ईयर में देखो 20,000 दिया है ना। सो 20,000 लेकिन ब्रैकेट में लिखा है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, माइनस, यानी कि पिछले साल भी लॉस था। करेंट ईयर में 50,000 पॉजिटिव है और प्रीवियस ईयर में ब्रैकेट में देने का मतलब इट इज निगेटिव, लॉस था। लेकिन हमने फॉर्मूला क्या बताया, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो माइनस और माइनस ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। सो कितना हो जाएगा, 70,000। ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस करेंट ईयर का कितना हुआ, 70,000। अब प्लस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व बता ना पीआरडीटी, रिजर्व लिख सकते हैं। तो रिजर्व की बेटा आप लोग याद रखो, रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी चीजें आती है प्रॉफिट लॉस या रिजर्व, सबको करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके दिखाना होता है। तो देखो रिजर्व कितना है करेंट ईयर का, 1,20,000 है, 1,20,000 करेंट ईयर है और प्रीवियस ईयर में 1 लाख का दिया है, तो माइनस करेंगे तो 20,000 आ गया। तो प्रॉफिट और रिजर्व तो देखो दोनों आ गया। अब डिविडेंड, तो डिविडेंड के बारे में आपको देखना है कि कहीं कोई इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं। तो देखो डिविडेंड के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। अब उसके बाद टैक्स के बारे में सोचोगे, टैक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है, नहीं दिया है। टैक्स के बारे में भी कब देगा, जब प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होगा। तो यहाँ कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स दिया ही नहीं है,
और करंट लायबिलिटीज में होता है, तो इसका मतलब डी और टी दोनों ही नहीं है। तो हमारा ये कितना आ रहा है 90,000। अब देखो इसको शॉर्टकट भी तरीका था बेटा निकालने का, मैंने बताया था, यही हमारा एनपीवीटी हो गया, क्योंकि ना तो इसमें टैक्स है ना तो डिविडेंड है, तो यही मान लेंगे हम। दूसरा तरीका बताया था मैंने, रिजर्व एंड सरप्लस डायरेक्टली माइनस कर लो। देखो रिजर्व एंड सरप्लस 1,70,000 और 80,000 है, दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो भी 90,000 आता, लेकिन हम अलग अलग करके दिखा रहे थे कि बहुत जगह में दिखाना होता है। सो 90,000 हमने यहाँ लिखा, क्योंकि पी आर तक ही है, डी और टी यानी डिविडेंड और टैक्स नहीं है, तो छोड़ देंगे। अब ऐड करेंगे, ऐड में क्या है मालूम है, डी आई एल जी ए पी, दिल गैप। दिल गैप मैं बस समझाने के लिए बताया, मतलब इस पे ध्यान रखना है। तो ऐड में तुम्हारा अब नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखो क्या है, दिल गैप में डेप्रिसिएशन होता है पहले, है ना। सो डी फॉर डेप्रिसिएशन, तो देखो इस क्वेश्चन में थर्ड नंबर पे नोट नंबर 3 देखो, फिक्स एसेट्स का दिया होगा, नॉन करंट एसेट्स का। नॉन करंट एसेट 3 नंबर में फिक्स एसेट मशीन की वैल्यू दी हुई है और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बात एक ही होता है ना। सो कितना दिया है, 2 साल का है, तो करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर लिखेंगे, तो 1,50,000 और माइनस 10,000, तो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। इतना लंबा लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि 2 ईयर का दिया हुआ है। सो हम लोग 2 ईयर का तो करेंट ईयर का लिखेंगे नहीं डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि 1,50,000 में पिछले साल का भी 1,10,000 इंक्लूड होगा, इसलिए उसको माइनस करेंगे। 1,50,000 माइनस 10,000 तो आ जाएगा 40,000। ठीक है, ये कैसे आया मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 1,50,000 करेंट ईयर माइनस 1,10,000 प्रीवियस ईयर। क्लियर हो गया। तो डी हो गया, डेल गैप पे सबसे पहले डी था हमने लिख दिया। अब आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड। सो देखो इंटरेस्ट पेड किस पे करते हैं, नॉन करंट बोरोइंग पे ना। सो नॉन करंट बोरोइंग देखो क्या दिया है, लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 2 में देखो 9% डिवेंचर है ना। तो इसका मतलब डिवेंचर पे हमको 9% के रेट से इंटरेस्ट पे करना है। तो किस अमाउंट पे, सो देखो पिछले साल 1 लाख का डिवेंचर था और करेंट ईयर 1,50,000 का है, ठीक है। तो हम किस अमाउंट पे निकालें, क्वेश्चन ये होता है। तो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि जो हमारे पास 50,000 का डिवेंचर इंक्रीज हो रहा है वो कब हुआ है, क्या बिगिनिंग में हुआ है या एंड में हुआ है। अगर बिगिनिंग में हुआ होगा तो पूरे 1,50,000 पर इंटरेस्ट निकालेंगे, अगर एंड में यानी क्लोजिंग डेट को अगर इंक्रीज हुआ होगा तो सिर्फ प्रीवियस ईयर यानी 1,00,000 रुपए में निकालेंगे। क्यों कि अगर क्लोजिंग डेट को इशू किया गया होगा तो एक दिन का कोई इंटरेस्ट तो देगा नहीं, तो पूरे साल भर का जो डिबेंचर हमारे पास पड़ा था उस पर निकालेंगे। तो क्वेश्चन में देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन कह रहा है, एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 17 यानी ओपनिंग, 1 अप्रैल 17 यानी कि बिगिनिंग में था, तो हम पूरे 1,50,000 पे निकालेंगे। याद रखो अगर डिबेंचर इशू किया गया है बिगिनिंग पे तो क्लोजिंग वाले अमाउंट में निकालेंगे, और क्लोजिंग पे इशू किया गया है तो ओपनिंग वाले पे निकालेंगे। ये नोट कर लो, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। इफ डिबेंचर हैज बीन इशूड, डिबेंचर या कोई भी ऐसा आइटम जिस पे हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड निकालना है, अगर वो बिगिनिंग में चेंज हुआ है मतलब बिगिनिंग में ही इशू किया है तो हम क्लोजिंग वाले वैल्यू पे निकालेंगे, और क्लोजिंग में चेंज हुआ है मींस क्लोजिंग में इशू किया गया है या रिडेम्पशन किया गया है तो हम ओपनिंग पे निकालेंगे। ठीक रिवर्स करेंगे, अगर ओपनिंग में कोई भी चेंज है तो क्लोजिंग वाले अमाउंट पे निकालेंगे, क्लोजिंग में चेंज है तो ओपनिंग वाले अमाउंट पे निकालेंगे। अगर कोई डेट ही नहीं दिया है और चेंज भी है, याद रखो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, अगर कोई डेट नहीं दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि इंक्रीज या डिक्रीज डिवेंचर शेयर में कब हुआ है और हमको डिविडेंड या इंटरेस्ट निकालना है तो किस अमाउंट पे निकालेंगे, तो हमेशा एज्यूम करोगे आप लोग कि क्लोजिंग डेट को चेंज हुआ है और नीचे लिख दोगे इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट दी, अगर इंक्रीज हुआ है इसका मतलब इशू किया गया है और डिक्रीज हुआ है तो मतलब रिडेम्पशन किया गया है। तो जो भी हुआ है लिखोगे इट हैज बीन एज्यूम्ड द चेंज हैज बीन
मेड ऑन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो एंड पे मानोगे तो हम ओपनिंग में जो भी वैल्यू होगा उस पे अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ तक तो बात आ गई कि डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पेड करना है, DIL दिल गैप में आई आ गया, इंटरेस्ट पेड ऑन 9% डिबेंचर। ठीक है, तो देखो बेटा आप लोग 9% डिबेंचर कितना है, 1,50,000 का क्लोजिंग में। क्यों कि हम लोग इस पे इसलिए निकालेंगे क्योंकि बिगिनिंग में ही चेंज किया गया था, मतलब 1 अप्रैल को ही इशू किया गया था। तो 1 लाख का तो पहले से था और 50,000 और इशू कर दिया गया था, पूरा 1,50,000 पे निकालेंगे। सो कितना आ रहा है 13,500। सो यहाँ लिखेंगे 13,500। अब LDIL दिल गैप में L पर होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सो देखो यहाँ कोई एसेट्स को सेल किया गया है नहीं, सो छोड़ देते हैं हम इसको। ठीक है, तो L वाला टाइटल हट जाएगा यहाँ से। अब G फॉर गैप में आ जाओ, G फॉर गुडविल। सो गुडविल रिटर्न ऑफ, तो देखो नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट कहीं दिया है, दिया ही नहीं, छोड़ दो, ये भी खत्म हो गया। अब G के बाद आता है A फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट, ये भी कहीं नहीं दिया है क्वेश्चन में, नोट्स नंबर में, नोट में दिया होता है अलग से, डिस्क्लोजर में नहीं दिया है कहीं, छोड़ दो इसको भी। अब आता है P फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो इसका भी कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, खत्म हो गया यहाँ तक, दिल गैप वाला आइटम है DI तक ही रह गया। तो ऐड कर लेते हैं 9 4 13 30 प्लस 1,43,500 1,43,500। अब लेस में आते हैं RIP, याद है मैं यहाँ एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, RIP मतलब बस इतनी चीजें होती हैं। सो RIP में सबसे पहले रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन, प्रोविजन मींस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो जब ऊपर प्रोविजन नहीं था तो नीचे होने के कोई चांस ही नहीं है, छोड़ दो। अब I पर होता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट एसेट्स में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया है 4 नंबर पे, प्रीवियस ईयर में 40,000 का था और इस साल 50,000 का हो गया। सो हम किस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? सो अभी मैंने बताया अगर चेंज का डेट दिया है तो उसके अकॉर्डिंग जस्ट रिवर्स जाएंगे और नहीं दिया है तो क्लोजिंग पे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे तो नीचे एडिशनल में कह रहा है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन अप्रैल 1 2017, यानी बिगनिंग में ही है, तो क्लोजिंग वाले पे निकालेंगे। कितना परसेंट से पेमेंट करना है? अब ये देखो यहाँ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का रेट बैलेंस शीट में तो नहीं दिया है, लेकिन नोट नंबर 4 में देखो आप दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 8% पर एनम, राइट? तो हम 8% कैलकुलेट करेंगे। सो देखो ये सब हम वर्किंग कर रहे हैं, सब हटा देंगे अभी। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 50,000 का, 50,000 का 8% पूरे 1 साल का कितना आएगा 4,000। तो लेस करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है 4,000, ये हो गया माइनस वाला आइटम। आर तो था ही नहीं, आई वाला हो गया। अब पी पर आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो किसी एसेट्स में बेचा ही नहीं गया है, ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस की जरूरत ही नहीं है, बस खत्म हो गया यहीं पे, क्योंकि पी भी नहीं है तो आप माइनस कर लो। तो 13 में 4 जाएगा 9 3 1 1,39,500। टैक्स है नहीं, तो ये तुम्हारा जो आएगा इसको क्या कहेंगे हम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। सो देखो मैं समझा रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है बेटा, आप लोग जब आप लोग करेंगे दिल गैप को फटाफट ध्यान में रखोगे, कहाँ है ढूंढना है, अब 2 4 क्वेश्चन लगाएंगे तो स्पीड बन जाएगा, क्योंकि वैसे आप याद करोगे तो करते रह जाओगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ गया। अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं DCICL यानी डिक्रीज, हम एक ही साथ लिख दे रहे हैं, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी हम लिख दे रहे हैं एक साथ, दोनों आइटम को एक साथ दिखा देते हैं। चलो देखो करेंट एसेट्स वाला पहले हेडिंग देखो, करेंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल दिया है, ठीक है, तो
करेंट ईयर में 83,000 का है ट्रेड रिसीवेबल और प्रीवियस ईयर में 1,14,000 का, तो डिक्रीज हो रहा है, तो लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। सो कितने से डिक्रीज हो रहा है, देखो 1,14,000 का पहले था और अब हो गया 83,000 का, तो कम हो गया। सो कितने से कम हो रहा है, 31,000, तो 31,000 लिख दिया। अब उसके बाद कैसे कैसे करें, तो यहाँ जाएगा ही नहीं, पता है खत्म हो गया करेंट एसेट्स का। एक ही वही आइटम दिया था जिसमें से एक हो रहा है डिक्रीज। अब आते हैं लायबिलिटी में। सो करेंट लायबिलिटी में भी एक आइटम दिया है, सिर्फ ट्रेड पेबल, वो पिछले साल 60 का था और इस साल 40 का होगा, तो डिक्रीज हो रहा है, तो छोड़ देते हैं, यानी इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी में कुछ नहीं है, नहीं भी लिखते उसका हेडिंग तो चल जाता। सो अब यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी ही सिर्फ लिख दे रहे हैं, सॉरी डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी लिख दे रहे हैं क्योंकि एसेट्स में कुछ है नहीं, जब हम देख ही लिए तो फिर कोई मतलब नहीं है। सो डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी में तुम्हारा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितने से डिक्रीज हो रहा है, 20,000 से ना, यस, तो 20,000 से डिक्रीज हो रहा है अकेले, यही है ये। सो अब हम लोग पहले यहाँ तक तो ऐड कर लेना चाहिए प्लस प्लस वाला, तो प्लस वाला हम ऐड कर रहे हैं, तो 9 1 10 4 3 7 170 माइनस 2 1,50,500, टैक्स वगैरह कुछ है नहीं, सो यही लिख देंगे 1,50,500। और इसको लिखेंगे क्या, नेट नहीं लिखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव है तो लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो ये देखो बेटा कंप्लीट हो गया आप लोगों का, आंसर चेक कर लो, आंसर कितना आ रहा है कि नहीं। आंसर इज गिवन यस, कैश, नेट इसमें लिखा है, नेट नहीं लिखेंगे क्योंकि टैक्स है नहीं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, आप लोग देख लो अच्छे से।